के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे जो आईएमएस होता है यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि 14 अक्टूबर से जीएसटी पोर्टल पे लाइव हुआ है और उसकी फर्स्ट जो है जीएसटीआर 2 भी जनरेट हो चुकी है। और होने के साथ ही उसका जो ओवरव्यू है, मतलब उसके थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगा। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि जीएसटी पोर्टल मैंने लॉगिन किया हुआ है और इसमें आपको जो है आईएमएस के लिए सर्विसेज पे जाना है और सर्विसेज के अंदर होता है रिटर्न्स। तो रिटर्न्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस डैशबोर्ड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो तरह की टेबल देखने को मिलती है। एक होती है इनवर्ड सप्लाई और एक होती है आउटवर्ड सप्लाई। तो जो इनवर्ड सप्लाई होती है ये आपके परचेज को इंडिकेट करती है। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो जैसे भी बैक जाता हूँ तो ये इनवर्ड सप्लाई आपकी परचेज को इंडिकेट करती है और आउटवर्ड सप्लाई जो होती है ये आपकी सेल को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर नीचे इन्होंने दो यहाँ पे इसके मीनिंग भी लिखे हुए हैं कि जो इनवर्ड जो सप्लाई होती है यानी कि यहाँ पर इस डैशबोर्ड के अंदर आप क्या करेंगे, जो सप्लायर होता है यानी वो रिपोर्टेड क्या करता है, जिससे भी आपने अपना माल परचेज किया है वो अपनी आईएफ या जीएसटीआर 1 1 ए या 5 6 जब फाइल करता है तो उसका डाटा आपको इस टेबल के अंदर देखने को मिलता है। और सेकंड वाली जो होती है आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई वो होती है कि यहाँ पर इस वाली टेबल के अंदर जो आप इस टेबल में एक्शन लेते हैं यानी कि आपने उसको एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है या पेंडिंग है, तो वो सारे के सारे जहाँ से भी जिस पार्टी ने आपको इनवॉइस इशू किया है यानी कि जो कोई सप्लायर होता है वो उसमें रिपोर्टेड यानी इसमें देख सकता है ये बेस्ड ऑन टेक एक्शन बाय द रेसिपिएंट, यानी कि रेसिपिएंट ने उस पर क्या एक्शन लिया वो इस टेबल के अंदर देख सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं इस इनवर्ड सप्लाई की बात करूं तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले एक वार्निंग आती है आपके सामने, पॉपअप दिखता है ये। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि ये इंडिकेट करता है कि अगर आप यहाँ पे आईएमएस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको डीम्ड एक्सेप्ट माना जाएगा और आपकी जो है टू बी उसमें जनरेट हो जाएगी। मतलब उसमें आपकी तरफ से उसको कुछ एक्शन नहीं लेने पर उसको एक्सेप्ट माना जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आपको ये जो होता है यानी कि आईएमएस का डैशबोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपके टोटल जितने भी बी टू बी इन्वॉइस होते हैं या बी टू बी अमेंड जो भी आपके रिक्वेस्ट में करते हैं इन्वॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जितनी टोटल सारी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं अगर बी टू बी इन्वॉइस की बात करूँ तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही जो नंबर ऑफ़ इन्वॉइस अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी आप इसमें देखने को मिलता है जो भी आपके इन्वॉइसेस होते हैं। अब यहाँ पर मेन आपको जो एक्शन लेना होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी पार्टी होती है उसके इनवॉइस नंबर आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एक्शन लेने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे पहला होता है ए मतलब एक्सेप्ट, आर मतलब रिजेक्ट, पी मतलब पेंडिंग। और स्टेटस में आप देखेंगे नो एक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और पार्टी का ये स्टेटस दिखाता है कि जहाँ से भी आपको इनवॉइस मिला है उन्होंने अपनी जो कौन से ऐसा सोर्स था यानी जीएसटीआर 1 से मिला है तो ये जीएसटीआर 1 से ही मेरे को जो इनपुट मिला है यानी कि ये जो डाटा जो इनवॉइस इशू किया गया है उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 जो है उसको फाइल कर दी है। और ये मंथ दिखाता है कौन से मंथ का है और यहाँ पे उन्होंने फाइल किया है या नहीं वो चीज़ दिखा देता है। इनवॉइस की क्या डेट है और इनवॉइस का कितना अमाउंट है, इसके साथ ही सप्लायर का जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो यहाँ पे इंडिकेट कर देता है। इनवॉइस का अमाउंट यहाँ पे दिखा देता है। इंटीग्रेटेड टैक्स है या सेंट्रल टैक्स है या स्टेट टैक्स है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलती है। अब इसमें अगर आप एक्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पर मान के चलो कि अभी यहाँ पर सेव का जो ऑप्शन है वो डिसेबल है, लेकिन जैसे ही आप किसी भी एक पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट, जैसे मान के चलो आपने इसको एक्सेप्ट किया, इसको भी एक्सेप्ट किया और इसको आप रिजेक्ट कर देते हैं या एक्सेप्ट कर देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनवॉइस को टैली करते हैं, टैली करने के साथ ही कौन से को एक्सेप्ट करना, किसको आपको रिजेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। अगर किसी को पेंडिंग छोड़ना है तो आप यहाँ पे इसको पेंडिंग भी छोड़ सकते हैं। तो यानी इस तरह से यह हाईलाइट हो जाते हैं और हाईलाइट होने के साथ ही अभी जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पर ये एक्शन आ जाएगा जो इसका स्टेटस होता है, आपने किसको एक्सेप्ट किया, किसको आपने रिजेक्ट किया, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर मेरे जो भी होती है कि इसमें मैं किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस अभी मैं नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो GSTR 2 भी होती है यानी कि आपने देखा कि ये 14 अक्टूबर से
जीएसटी पोर्टल पे लाइव है। अगर आपने इसमें जो चेंजेस होते हैं यानी कि 14 तारीख से पहले, यानी अपनी जो अक्टूबर मंथ की आपने GSTR 1 फाइल करते हैं और फाइल करने के बाद 11 तारीख के बाद और 13 तारीख से यानी 13 तारीख तक इसमें आप चेंजेस कर देते हैं, यानी कि आपने किसी को एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया, पेंडिंग कर दिया और आपने उसको सेव कर दिया, तो सेव करने के बाद में जब 14 तारीख को GSTR 2 भी जनरेट होगी तो वो जो 2B का डाटा जो आएगा वो आपके इसके बेस पे आएगा। जिसको आपने एक्सेप्ट किया है उसी का डाटा उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया है उसका डाटा आपको GSTR 3B के अंदर, ITC के अंदर यानी 2B के अंदर वो देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप 13 तारीख के बाद में इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो उस केस में आपको अभी जैसे मैं बता देता हूं, अभी मैं अगर यहाँ पे सेव करता हूं कि आज देखेंगे 16 नवंबर है और अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो इसके लिए मुझे अपनी GSTR 2B को रिकम्प्यूट करना होगा, यानी कि उसको रीजनरेट करना होगा, तब जाकर के ये चेंजेस जो होते हैं GSTR 3B फाइलिंग से पहले मेरा जो ITC मुझे मिला है उसके अंदर ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मैं वापस बैक जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ और मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक सेव नहीं किया। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बैक आ गया हूँ और बैक आने के साथ ही अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पर ये कंप्यूट GSTR 2B, यानी कि जैसे ही अगर मैं यहाँ पर डाटा उसको सेव कर देता, सेव करने के साथ ही ये मुझे ऑप्शन एक्टिव हो जाता, क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है अभी डिसेबल है। तो यहाँ पर ये दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप GSTR 2B अक्टूबर मंथ की जनरेट नहीं होती है 14 तारीख से पहले, इसमें अगर आप चेंजेस कर देते हैं और उसको सेव कर देते हैं तो जब 14 तारीख को 2B जनरेट होगी और आपको ITC देखने को मिलेगा GSTR 3B के अंदर, तो ये जो एक्शन आपने लिया गया है उस एक्शन की अकॉर्डिंग आपके उसमें ITC देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हो गई। और वापस मैं बैक आ जाता हूँ और आपको यहाँ पे जो आउटवर्ड सप्लाई होती है, यहाँ पर जिन इनवॉइस को आपने रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट किया है या पेंडिंग है, तो इसके अंदर जहाँ से भी आपको वो इनवॉइस इशू किया गया है वो जो पर्सन होता है उसका जैसे वो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे अक्टूबर से ये लाइव हुआ है और यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप कौन सा है, GSTR 1 है या 1, जैसे आप सर्च करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो होते हैं आपने उनको एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। तो जो वो सप्लायर होता है यहाँ से उनको वो टेली कर सकता है, यानी देख सकता है कि मैंने जो इनवॉइस इशू किए हैं वो रिसिपेंट ने एक्सेप्ट किए हैं, रिजेक्ट किए हैं या उनको पेंडिंग छोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें वो जो सप्लायर होता है उसके लिए होता है ये वाली टेबल। तो यहाँ से इनवर्ड और आउटवर्ड जो सप्लाई होती है इन दोनों चीज़ को मैंने आपको समझा दिया। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ने इसकी एक एडवाइजरी भी जारी की है और वो एडवाइजरी क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप जाएंगे न्यूज़ एंड अपडेट्स पे तो यहाँ पर आप देखेंगे एडवाइजरी ऑन IMS ऑन सप्लायर व्यू। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके कुछ 4 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे इशू किए हैं, बताए गए हैं कि ये 13 नवंबर को एडवाइजरी जारी की थी। इसमें पहला जो पॉइंट है ये दिखा देता है कि भाई है GST पोर्टल पे जो होता है IMS क्या है 14 अक्टूबर 2024 से जो है ये लाइव कर दिया गया है। और इसके साथ ही उसमें आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का जो है आप ऑप्शन इसमें दिया गया है। और देने के साथ ही जब भी जो कोई सप्लायर होता है इसमें अपनी GSTR 1 को फाइल कर देता है या 1A IF के थ्रू अपनी फाइलिंग कंप्लीट कर देता है तो उसके बाद में जब फर्स्ट जो होती है इसकी GSTR 2B जो है वो जनरेट होती है। जो जो एक्शन जो उसने लिए हैं IMS ऑन द रिसिपिएंट, जो टैक्स पेयर होता है उसकी जो कोई भी रेसिपिएंट होता है, यानी मैंने आपको पहले बताया था कि 14 नवंबर से पहले यानी 14 नवंबर 2024 से पहले जब GSTR 2B जनरेट नहीं होती है उससे पहले उसने अपने IMS के अंदर जो इनवॉइस जो होते हैं उनको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग के अंदर छोड़ा और उसको सेव कर दिया गया है। तो उस केस में 14 नवंबर 2024 को जो है उसकी GSTR 2B जो होती है, यानी कि आप देखेंगे 14 नवंबर को उसकी 2024 को GSTR 2B जनरेट हो जाएगी, कौन से, अक्टूबर 2024 पीरियड की। तो अक्टूबर 2024 की जो GSTR 2B जनरेट हो जाती है उसके अंदर जो IMS के अंदर जो आपने जितने भी एक्शन लिए हैं उनको सेव किया है तभी वो उसमें GSTR 2B के अंदर जो डाटा आपको दिखेगा वो उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर सेकंड नंबर की जो टेबल मैंने आपको यहाँ पे बताया, सेकंड वाला पॉइंट ये कहता है कि सप्लायर व्यू। तो यहाँ पे सप्लायर व्यू के अंदर आप देखेंगे कि जो IMS होता है उसमें आपने जितने भी
आपके अवेलेबल जो टैक्सन जो आपने मैंने भी बताया था कि इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई दो तरह की टेबल होती है, उसमें रेसिपिएंट जो होता है उसने कौन कौन से इसमें एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। तो सप्लायर व्यू जो फैसिलिटीज़ होती है, फंक्शनलिटी होती है, इसके अंदर हेल्प करती है टैक्स पेयर को कि कौन कौन से उसने जो रिपोर्ट्स जो होती है यानी उसमें आपने कौन कौन से इसमें एक्शन लिए हैं, या कोई भी अगर आपका रॉन्ग इनवॉइस होता है तो उस चीज़ पे आप इसमें टैक्स पेयर जो होता है उसमें एक्शन ले सकता है। ये सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है ये कहता है। अब इन्होंने तीसरा जो पॉइंट होता है ये यहाँ पर इसमें भी इन्होंने क्या साफ साफ लिखा है कि जो इसमें मेंशन आपको करना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसमें अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि आपको आईएमएस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेगी। यानी कि वो जो आप देखेंगे इनवॉइस जो आपको आईटीसी जो मिलता है, लेकिन कुछ आईटीसी ऐसे होते हैं जो कि पीओएस जो होता है यानी प्लेस ऑफ सप्लाई इसको आप कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट में जो आईटीसी आपको मिलता है जिसमें कि नॉट एलिजिबल, तो पीओएस का जो रूल होता है रूल 16(4) के अकॉर्डिंग आपके देखेंगे कि कोई भी ऐसा प्रीवियस मैंने आपको बताया भी था कि कुछ इस तरह के जो आईटीसीज होते हैं जिनको कि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो वो आईटीसी के अंदर यानी इस आईएमएस के अंदर आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले कौन सा पीओएस जो रूल होता है जिन जिन पे अप्लाई होता है वो, और उसमें सेक्शन 6 जो 16(4) के तहत, तो वो वाले जितने भी आपके आईटीसीज होते हैं वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही जो आरसीएम जो होता है, आरसीएम का जो अमाउंट अगर कोई भी अगर जो भाड़ा होता है ट्रांसपोर्टेशन का, अगर आप अपनी ओर से आप ये इसमें पे करते हैं या कोई भी आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो पे करता है, तो एक आरसीएम का जो भी होता है वो भी डाटा आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हो जाती है। और इसके लास्ट में जो इन्होंने है ये जो 4th नंबर का जो यहाँ पे पॉइंट है, तो फर्दर इसमें जो होता है कि कोई भी अगर रिलेटेड एक्शन आप इसमें लेते हैं तो जो भी चेंजेस आपका होता है टैक्स पेयर जो इसमें फाइलिंग 3B, मतलब यहाँ पर अभी आप क्या होता है चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने आईएमएस के जो 14 तारीख को आपकी 2B जनरेट हो जाती है और उसके बाद 3B फाइलिंग से पहले अगर आपने जैसे कि 14 तारीख को जैसे आपकी 2B जनरेट हो जाती है उसके बाद आप अपने आईएमएस के अंदर कोई भी एक्शन लेते हैं और लेने के बाद में जिनको आपने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, तो उस केस में आपको जो अपनी GSTR 2B जो होती है, यानी कि साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आपको क्या करना होता है कि कोई भी अगर आप चेंजेस करते हैं अपनी 2B के अंदर तो इस केस में आपको GSTR 2B को रिकम्प्यूट करना होगा। तो रिकम्प्यूट करने पर क्या होगा, जो एक्शन आप लेते हैं वो GSTR 2B जो होता है उसके अंदर वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है GSTR 2B रिकम्प्यूट करना होगा। वो बटन आपका जो होता है वो इनेबल हो जाएगा और इनेबल होने के साथ ही जो भी एक्शन आपने लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका GSTR 2B जो होता है उसका आईटीसी का जो अमाउंट होता है, फिर आप जो चेंजेस करते हैं 3B जो फाइलिंग से पहले, तो आपका आईटीसी जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं यहाँ पर, जैसे वापस मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ, डैशबोर्ड पे जाने के साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आईएमएस में दिखा देता हूँ सबसे पहले रिटर्न्स, और यहाँ पे होता है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे मैंने आपको इनवर्ट सप्लाई दिखाई और यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ ओके, तो यहीं से डायरेक्ट जैसे कि मैं 1 मिनट बैक टू वापस अपने 3B के अंदर चला जाता हूँ रिटर्न्स के अंदर, और 3B के अंदर मैं दिखा देता हूँ अक्टूबर महीने की मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे अक्टूबर और मैंने किया सर्च, तो मैंने अभी 3B को फाइल नहीं किया और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा आईटीसी होता है, अभी आप देखेंगे कि ये जो 4th नंबर पे आपको जो एलिजिबल आईटीसी जो होता है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि जो मेरे को यहाँ पे मिला है 4800 जो 69 रुपीज़ का है, वो मेरे को इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे रिसीव हुआ है। सेंट्रल टैक्स आप देखेंगे 2146 रुपये का, स्टेट टैक्स भी सेम ये अमाउंट का शो कर रहा है। तो अगर यही अमाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ वापस बैक जाके, और बैक जाके अपनी 2B जो मेरी है वो जनरेट हो चुकी है अक्टूबर मंथ की, और यहाँ पे अक्टूबर मंथ मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे 2B आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 2B दिखाया तो 2B के अंदर भी आप देखेंगे कि मैंने अभी किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5651 है और 781 रुपये का क्रेडिट नोट है। तो यहीं से आप देखेंगे जो इनवॉइस मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि मैंने अभी किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेरा अमाउंट आ रहा था वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया है। और ओपन अगर आईएमएस जो डैशबोर्ड है यहाँ पर अगर मैं किसी भी एक इनवॉइस को, क्रेडिट नोट को या किसी को भी मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर देता हूँ या एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो इसके बाद में रिकम्प्यूट जो होता है, जैसे कोई भी सब एक इनवॉइस होता है, अगर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, पेंडिंग कर दिया, तो यहाँ पर जो भी इसका अमाउंट होता है, जो आईटीसी जो होता है यहाँ पर मेरे को जो मिलता है, यहाँ पर ये टैक्स आईजीएसटी अमाउंट होता है या सीजीएसटी होता है, तो उसके अंदर वो चेंजेस देखने को मिलता है। और देखने के साथ ही मैं इसकी रिकम्प्यूट करूँगा तब जा कर के यहाँ पर ये मेरा जो इनवॉइस का जो अमाउंट होता है जो 2B के अंदर वो चेंज हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप 3B फाइलिंग से पहले जब 14 तारीख को अपनी 2B जनरेट हो जाती है, जनरेट होने के बाद में जब तक आप उसको 3B फाइलिंग करते हैं, करने से पहले इसमें एक्शन ले सकते हैं, और लेने के बाद में आपकी 2B का जो डाटा होता है, एलिजिबल ITC जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसके लिए आपको रिकम्प्यूट करना होगा अपनी GSTR 2B को। तो दोस्तों ये था GST पोर्टल पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि IMS जो होता है इसकी फास्ट GSTR 2B अक्टूबर मंथ की जनरेट हो चुकी है, और होने के साथ ही आपको कुछ बेसिक सी गाइडलाइन जो होती है उनको फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ ही आपको जो भी आपके इन्वॉइसेस होते हैं उसको अच्छे से चेक कर लें, और चेक करने के बाद ही आप उसमें एक्शन लें, ताकि इसमें आपको जो भी करेक्ट आपका इन्वॉइस होता है, जो आपको ITC मिलता है, उसको आप इसमें यूज़ कर पाएँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।